हेलो एवरीवन। हम यहाँ पे ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, क्लास 11th की एनसीईआरटी ज्योग्राफी है ये। चैप्टर 9 कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे ये चैप्टर 9 का पार्ट 2 है। हम आज हीट बजट ऑफ द प्लैनेट अर्थ ये वाला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। हमें पता है, जैसे मैंने कि पहले ही डिस्कस किया था, कि अर्थ एज अ होल ना ही हीट को एक्यूमुलेट करता है ना ही लूज करता है। ठीक है। मतलब जब सोलर इंसोलेशन आता है अर्थ पे, जब अर्थ सोलर इंसोलेशन को रिसीव करता है, तो जितने अमाउंट में सोलर इंसोलेशन को रिसीव करता है वो उतने ही अमाउंट में इन द फॉर्म ऑफ टेरेस्ट्रियल रेडिएशन उसको फिर से स्पेस में रेडिएट कर देता है। ठीक है। जिससे कि क्या होता है कि अर्थ पे एक बैलेंस बना हुआ होता है, जिसकी वजह से अर्थ ना तो बहुत ज़्यादा ठंडा है और ना ही बहुत ज़्यादा गर्म है। ठीक है। और इसीलिए अर्थ पे जो मतलब लाइफ का सर्वाइवल होना, मतलब चाहे ह्यूमंस हो या एनिमल्स हो या ऑर्गेनिजम्स हो, ये पॉसिबल है। ठीक है। तो ये जो अर्थ हीट जितना लेता है उतना ही जो वो रेडिएट बैक करता है, इसे ही हीट बजट कहते हैं। ठीक है। बजट क्या होता है कि आपके पास जितना रिवेन्यू है आपको उतना एक्सपेंडिचर करना है। ठीक है। तो ये उसी काइंड ऑफ थियरी है। ठीक है। आगे देखते हैं। आपको यहाँ पे ये मानना है, मैं आगे आपको अच्छे से और इलिस्ट्रेट करती हूँ, कि आपको यहाँ पे ये मानना है कि जो सोलर इंसोलेशन होता है वो एक फिगर हम मान लेते हैं कि वो 100% है। ठीक है। और उसके हिसाब से अब हम ये चीज़ देखेंगे कि अर्थ कैसे हीट बजट मैनेज करता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मैं देखते हैं। मान लीजिए कि ये अर्थ है। ठीक है। और ये अर्थ के ऊपर क्या है, एटमॉस्फेयर से हम मान लेते हैं। ठीक है। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर वगैरह। ठीक है। और हम मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या है, सन है। ठीक है। अब सन से जो इंसोलेशन आता है वो हम मान लेते हैं कि ऐसे आ रहा है। ठीक है। तो जब ये यहाँ पे जो सबसे अपर मोस्ट लेयर होता है ना एटमॉस्फेयर का, उसको जब ये स्ट्राइक करता है तो बहुत सारा तो रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है। ठीक है। और वैसे जब यहाँ से जर्नी शुरू होती है सनलाइट की, जो हीट की या रेडिएशन की, जो भी आप कह लो, तो बीच में भी स्पेस में भी बहुत सारे पार्टिकल्स हैं जो इस लाइट में से कुछ हिस्सा तो ये क्या करते हैं, स्कैटर कर देते हैं, कुछ एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ से ऑलमोस्ट 35% हीट जो है, जो एनर्जी है, वो रेडिएट बैक हो जाती है यहीं से। ठीक है। ये जो नहीं सॉरी, जो यहाँ से मतलब अर्थ का जो ये मेन सरफेस है ना, यहाँ तक पहुँचने से पहले ही अर्थ ये सोलर इंसोलेशन का जो 35% है वो रेडिएट बैक हो जाता है। इस 35% में जो 27% है वो तो क्लाउड्स जो होते हैं वो रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं। ठीक है। 27% क्लाउड से रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है या एब्जॉर्प्शन हो जाता है उसका। जो 2 यूनिट्स होते हैं वो स्नो या आइस जो होते हैं, आइस कवर्ड एरियाज जो होते हैं, वो रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं। उसमें से जो 2% होता है। बाकी जो 6% होता है वो क्या होता है, उसमें वो स्कैटर्ड हो जाते हैं स्पेस में ही। ठीक है। यहाँ पे जो भी कुछ अगर पार्टिकल्स हैं तो वो उसका स्कैटरिंग कर देते। तो ये 35% तो पहले से ही रिफ्लेक्ट बैक हो गया, इवन ये अर्थ के सरफेस पे पहुँचने से पहले। ठीक है। और ये जो रिफ्लेक्टेड अमाउंट होता है रेडिएशन का, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं एल्बीडो। ठीक है। इसे एल्बीडो ऑफ द अर्थ कहते हैं। ये आपको याद रखना है। ठीक है। कई बार क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कि एल्बीडो ऑफ द अर्थ क्या होता है, तो आपको ये पता होनी चाहिए कि जो इंसोलेशन होता है उसका जो जितना परसेंट अर्थ के स्पेस में पहुंचने से पहले ही रेडिएट बैक हो जाता है, उसे हम एल्बीडो ऑफ द अर्थ कहते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये 35% का तो हमने समझ लिया। ठीक है। अब जो बाकी की 65% हैं उसमें क्या होता है कि 14% जो होता है वो एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है। और जो 51% है वो अर्थ सरफेस एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है। मतलब 65% जो बचता है हमारे पास, ठीक है, इसमें से क्या होता है कि जो 14% है वो क्या करते हैं,
वो हमारा एटमॉस्फेयर जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, और जो बाकी के हमारे 51% बचते हैं वो क्या करता है, वो हमारा अर्थ का जो सरफेस है वो उसे एब्जॉर्ब करता है। अब अर्थ के सरफेस में कितना पहुंचा, 51, ठीक है, 51% पहुंचता है अर्थ के सरफेस पे। तो अर्थ क्या करता है ना कि ये फिर से रेडिएट बैक करता है 51% को, मतलब इसने 51% लिया और 51% वापस कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ये जो 51% है ये क्या है, ये टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है, ठीक है, और ये रिफ्लेक्ट बैक हो गया, ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो 51% है इसमें से जो 17% होता है वो तो डायरेक्टली रेडिएट बैक हो गया, ठीक है, 17% क्या हो गया इसमें से, ये डायरेक्टली रेडिएट बैक हो गया स्पेस में। बाकी जो बचता है, ठीक है, बाकी का जो 34% बचा उसे क्या होता है कि वो एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। ये जो एटमॉस्फेयर है अर्थ का वो इस 17 ये जो बाकी का बचता है हिस्सा 34 यूनिट उसे एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि ये जो 34% जो है जो एटमॉस्फेयर ने एब्जॉर्ब किया उसमें से 6% जो होता है वो तो एटमॉस्फेयर डायरेक्टली एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। मतलब हम यहाँ पे देखते हैं कि जो 34% है उसमें से 6% तो एटमॉस्फेयर ने डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। बाकी में से बाकी जो है उसमें 9% जो है वो क्या होता है, कन्वेक्शन और टर्ब्यूलेंस के थ्रू एब्जॉर्प्शन होते हैं उसकी, ठीक है। और जो 19 बचता है, जो 19% वो क्या होता है, वो लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन से एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर ने क्या किया, एटमॉस्फेयर ने जब सोलर इंसोलेशन आया, जब यहाँ से सोलर इंसोलेशन हुआ तो हमने यहाँ पे देखा कि 65% जो सोलर इंसोलेशन हुआ था उसमें से 14% एटमॉस्फेयर ने एब्जॉर्ब किया था सोलर इंसोलेशन का, ठीक है। और जो 51% जो अर्थ के सरफेस ने एब्जॉर्ब किया था उसमें से अर्थ ने क्या किया, 17% तो डायरेक्ट स्पेस में रेडिएट बैक कर दिया, और बाकी कितना बचा था, 34% जो क्या कर लिया था, एटमॉस्फेयर ने एब्जॉर्ब कर लिया था, ठीक है। तो ये 34% और ये 14%, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर ने कितना किया, 48% एब्जॉर्ब करके फिर एटमॉस्फेयर ने रेडिएट बैक किया, ठीक है। और अर्थ ने क्या कर दिया था, 17% पहले ही रेडिएट बैक कर दिया था। तो क्या हो गया, 17 + 48 कितना हो गया हमारा, 65, ठीक है। थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा तो एक बार मैं फिर से आप लोगों को बताती हूँ। तो लेकिन 65% क्या हो गया, जो 65% अर्थ मतलब अर्थ के एटमॉस्फेयर से लेके अर्थ के सरफेस तक में एंटर हुआ था इंसोलेशन का, वो फिर से क्या हो गया, रेडिएट बैक हो गया, ठीक है। एक बार फिर से मैं आपको इसे फिर से क्लियर करती हूँ। देखिए, जो सोलर इंसोलेशन होता है उसे हम मान लेते हैं 100%, ठीक है। उसमें से क्या होता है, 35% तो पहले ही रेडिएट बैक हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं एल्बिडो, सरफेस में आने से पहले ही रेडिएट बैक हो जाता है। ये 35% कैसे रेडिएट बैक होता है, 27 यूनिट जो रिफ्लेक्टेड बैक होते हैं वो क्लाउड्स के टॉप से हो जाते हैं, मतलब क्लाउड्स के जो जैसे मान लो कि आप ये क्लाउड्स है ना, तो इसके टॉप से रिफ्लेक्टेड बैक हो जाते हैं, ठीक है, इसके टॉप से 27% प्लस जो इसका इसमें जो 2 यूनिट्स हैं वो कहाँ से होते हैं, स्नो एंड आइस कवर्ड एरिया से, ठीक है। तो ये हो गया क्लाउड से CL लिख देती हूँ बस, ठीक है, याद रखना क्लाउड से। और ये क्या हो गया, ये स्नो से हो गया, ठीक है। और बाकी क्या हो जाता है, 6% जो है वो स्कैटरिंग हो जाता है, ठीक है, स्कैटरिंग हो जाता है स्पेस में ही, ये स्नो प्लस आइस लिख देती हूँ, ठीक है, याद रखना। तो ये जो 35% है इसमें क्या हो रहा है, क्लाउड, स्नो एंड आइस एंड स्कैटरिंग, 27 to 6, ये टोटल 35% हो गया। ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है स्पेस में, सरफेस में आने से पहले ही, अर्थ के सरफेस में आने से पहले ही, और इसे एल्बिडो ऑफ द अर्थ कहते हैं। और एल्बिडो ऑफ द अर्थ क्या होता है, रिफ्लेक्टेड अमाउंट ऑफ रेडिएशन होता है अर्थ का, ठीक है।
उसके बाद क्या है, कितने बचे हमारे पास, 65। ठीक है, अब इस 65 में क्या होता है, इस 65 में जो 14 यूनिट्स है वो तो एटमॉस्फेयर ही एब्जॉर्ब कर लेता है, 14 यूनिट एटमॉस्फेयर ने एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, अर्थ के पास कितना बचा, 51 यूनिट। ठीक है, ये जो 14 यूनिट अर्थ ने एटमॉस्फेयर ने एब्जॉर्ब किया और 51 यूनिट्स अर्थ ने एब्जॉर्ब किया। 51 यूनिट्स में अर्थ क्या करता है कि 17 यूनिट तो ये डायरेक्ट स्पेस में रिफ्लेक्ट बैक कर देता है, 17। ठीक है, और जो 34 यूनिट है ये रिफ्लेक्ट बैक करता तो है लेकिन इसे एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, इसे एटमॉस्फेयर ने एब्जॉर्ब कर लिया। अब एटमॉस्फेयर ने कितना एब्जॉर्ब कर लिया, 34 + 14। ठीक है, और अर्थ ने कितना रिफ्लेक्ट बैक कर दिया, 17। तो ओवरऑल कितना हो गया, 65 रिफ्लेक्टेड बैक हो गया। ठीक है, अब ये जो 34 यूनिट जो एटमॉस्फेयर ने फिर से एब्जॉर्ब किया है ना, इसका हम कैलकुलेशन देख लेते हैं। इस 34 यूनिट में क्या होता है, 6 यूनिट तो डायरेक्ट एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, 9 यूनिट जो है वो कन्वेक्शन और टर्बुलेंस में जाता है, और 19 यूनिट जो है वो क्या होता है, वो लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन में जाता है। ठीक है, तो ओवरऑल हम क्या देख रहे हैं कि अर्थ ने 51 यूनिट एब्जॉर्ब किया, एटमॉस्फेयर ने 14 + 34 यूनिट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एब्जॉर्ब किया, और फिर इसको एटमॉस्फेयर ने रिफ्लेक्ट बैक किया, और 17 को, ये जो 17 यूनिट है इसे क्या किया, अर्थ ने डायरेक्टली रिफ्लेक्ट बैक कर दिया स्पेस में। तो फिर 65 यूनिट जो आया था वो फिर से रिफ्लेक्ट बैक हो गया बैलेंस ऑफ हीट। समझ में आ गया, क्लियर हो गया आप लोगों को ये चीज़। अब अगर कुछ समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं आपको ज़रूर आंसर करूँगी। ठीक है, तो इसे ही हीट बैलेंस कहते हैं, और इसी की वजह से क्या होता है, इतना ज़्यादा सन से हीट आता है अर्थ तक, फिर भी जो अर्थ है वो ना ही बहुत ज़्यादा गर्म होता है और ना ही रेडिएशन की वजह से बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। ठीक है, और एक हीट बैलेंस बना रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और यहीं पे ये चीज़ यहाँ पे वही चीज़ डिस्क्राइब की गई है जो आप अच्छे से एक बार फिर रिवाइज भी कर लेना। ठीक है, और मैंने क्या बताया था आपको कि जो अर्थ जो एब्जॉर्ब, मतलब मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि सोलर रेडिएशन जो आते हैं उसमें जो अर्थ जो रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है वो किस फॉर्म में होता है, शॉर्ट वेव फॉर्म में होता है। ठीक है, और जो अर्थ रेडिएट बैक करता है वो क्या होता है, वो लॉन्ग वेव फॉर्म में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन के फॉर्म में दिया हुआ है ना, ये सोलर इंसोलेशन का है, जो सन से आती है रेस, उसका बैलेंस दिया हुआ है यहाँ पे, उसका बजट है यहाँ पे। ठीक, और जो लॉन्ग वेव अर्थ रेडिएशन होता है वो क्या होता है, जो अर्थ छोड़ती है रेडिएशन, मतलब जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होता है, क्योंकि अर्थ लॉन्ग वेव के फॉर्म में रेडिएट करती है, तो यहाँ पे जो अर्थ ने छोड़ा है ना, ये उसका बजट दिया हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया आपको, एक बार यहाँ पे भी क्लियर कर देती हूँ। टोटल सोलर रेडिएशन 100%। ठीक है, 100% में से मैंने क्या बताया था आपको कि 35% रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है। ठीक है, कहाँ रिफ्लेक्ट बैक हो जाते हैं, अर्थ के सरफेस में आने से पहले ही। ठीक है, तो उसमें से 27% क्लाउड्स रिफ्लेक्ट बैक करते हैं, 2% अर्थ में कहाँ से होता है, स्नो एंड आइस वाले एरिया से, एंड 6% का क्या होता है, स्कैटरिंग हो जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो 51% आता है, जो 65% आता है उसमें से क्या होता है, 34% अर्थ एब्जॉर्ब करता है और 17% क्या होता है, एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, और फिर उस 51% को अर्थ रेडिएट बैक कर देता है, और उस 51% को जो अर्थ रेडिएट बैक करता है वो यहाँ पे है। ठीक है, अर्थ 17% डायरेक्ट स्पेस में रेडिएट बैक कर देता है, 48% एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब कर लेता है। 48% जो एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब करता है उसमें क्या रहता है, टर्बुलेंस एंड कन्वेक्शन रहते हैं, और जो लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन होता है वो होता है, और कुछ तो पार्ट एटमॉस्फेयर खुद ही एब्जॉर्ब करता है डायरेक्टली, वो वाला पार्ट रहता है। ठीक है, क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ देखते हैं वेरिएशन इन द नेट हीट बजट एट द अर्थ सरफेस।
अब क्या है कि हमने ये तो देख लिया कि अर्थ जो है वो रेडिएट बैक कर रहा है और इंसुलेशन हो रहा है कितना परसेंट, लेकिन क्या पूरे अर्थ के सरफेस में एक जैसा इंसुलेशन एब्जॉर्प्शन होता है, या एक जैसा ही मतलब सेम क्वांटिटी में सारे लैटिट्यूड में इंसुलेशन हो रहा है, या सेम क्वांटिटी में सारे लैटिट्यूड से रेडिएशन हो रहा है? नहीं। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो रेडिएशन जो इंसुलेशन होता है उस पर बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इम्पैक्ट करते हैं, ठीक है, जैसे एल्टीट्यूड है, लैटिट्यूड्स है। अब क्या होता है ना कि जो पोलर एरियाज होते हैं वहाँ पे इंसुलेशन कम होता है, ठीक है, और क्यों इंसुलेशन कम होता है? क्योंकि स्लैंटिंग हो जाते हैं रेज सन के, और उसे एटमॉस्फेयर का एक लंबा हिस्सा तय करना पड़ता है, और जिसकी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन वगैरह हो जाता है, ठीक है। ट्रॉपिक्स पे क्या होते हैं? वर्टिकल रेज होते हैं, और इसलिए वहाँ पे इंसुलेशन ज़्यादा होता है। और इक्वेटर पे इंसुलेशन वर्टिकल रेज होने के बावजूद कम होता है, क्योंकि वहाँ पे क्लाउड्स की प्रेजेंस ज़्यादा है। डेजर्ट्स में क्या होते हैं और पोलर एरियाज में क्लाउड्स की प्रेजेंस कम होते हैं, लेकिन बट स्टिल जो है क्या कहते हैं, रेडिएशन में दूसरे फैक्टर्स की वजह से इम्पैक्ट होता है, ठीक है। तो ये हमें तो पता है कि भाई इंसुलेशन जो होता है उसमें तो इम्पैक्ट होता है। पूरा अर्थ का जो सारे लैटिट्यूड्स है वो एक तरह से तो एक मतलब एक सेम अमाउंट में तो इंसुलेशन रिसीव नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये जो रेडिएट बैक करते हैं उसमें भी क्या इम्पैक्ट होता है, ठीक है। क्योंकि हमने पहले ही देखा कि जो रेडिएट बैक करता है अर्थ का सरफेस, उसमें क्या होता है, जो आइस और स्नो वाले एरियाज होते हैं वो ज़्यादा रेडिएट बैक करते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है ना कि और जैसे और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इम्पैक्ट करते हैं, तो उनकी वजह से क्या होता है ना कि एक जो रेडिएशन का जो अमाउंट होता है ना उसमें भी बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। क्योंकि कहीं पे क्या होता है कि ये जो रेडिएशन का जो अमाउंट है उसका सरप्लस होता है, और कहीं पे क्या हो जाता है, डेफिसिट हो जाता है, ठीक है। देखो इस फिगर में हम देख रहे हैं कि ये जो ट्रॉपिक वाला जो एरिया है यहाँ पे क्या है, ट्रॉपिक्स में और उसके आसपास के एरियाज में सरप्लस है रेडिएशन का, और जो पोलर एरियाज हैं यहाँ पे डेफिसिट है, ठीक है। लेकिन क्या होता है ना, कुछ वेरियस फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से हीट ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। जैसे विंड है, तो विंड गर्म हवा कहीं जा रही है तो वो जा करके जो ठंडी हवा है वहाँ को वार्म करती है, जो ठंडी हवा है वो वहाँ से आकर के गर्म जो गर्म जगह है वहाँ उसे ठंडा करती है। और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो इसको इम्पेक्ट करते हैं, जो कि हम आगे की क्लासेस में और अच्छे से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे बस हम ये समझ लेते हैं कि ये जो सोलर रेडिएशन का सरप्लस है और डेफिसिट है ये कैसे मेंटेन होता है। क्योंकि ये ना ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सरप्लस होने की वजह से ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा जो ट्रॉपिक्स है, और यहाँ पे डेफिसिट होने की वजह से पोल्स जो है वो परमानेंटली एकदम ही फ्रोजन हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता, क्योंकि इसमें भी बैलेंस होता है। देखो यहाँ पे है लिखा हुआ, द सरप्लस हीट एनर्जी फ्रॉम द ट्रॉपिक्स इज रीडिस्ट्रीब्यूटेड पोलवर्ड, ठीक है। यहाँ पे जो सरप्लस हीट एनर्जी है वो इधर पोल की तरफ क्या होता है, रीडिस्ट्रीब्यूटेड होता है, एंड एज अ रिजल्ट द ट्रॉपिक्स डू नॉट गेट प्रोग्रेसिवली हीटेड अप ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ एक्सेस हीट। अब ऐसा नहीं होता कि इसलिए ये जो यहाँ पे जो हीट इंसुलेशन की वजह से जो हीट हो रहा है ना वो फिर से रीडिस्ट्रीब्यूटेड होता है पोल की तरफ जाकर के वो रीडिस्ट्रीब्यूटेड होता है, और इसी की वजह से क्या होता है ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेशन नहीं होता हीट का। अगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेशन हो जाता है हीट का तो क्या होता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हीट हो जाता, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हीट नहीं है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डेफिसिट हीट के डेफिसिट होने की वजह से ये परमानेंटली एकदम फ्रोजन एरिया नहीं हो जाता है। कुछ हिस्सा तो होता है परमानेंटली फ्रोजन, बट कुछ एरियाज होते हैं जहाँ पे हैबिटेबल होते हैं वो एकदम परमानेंटली फ्रोजन नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि यहाँ से जो ट्रॉपिक से जो सरप्लस हीट है ना वो यहाँ पे रीडिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो मतलब रेडिएशंस है ना इसको यहाँ पे भी बैलेंस किया जाता है। सरफेस में भी जो अर्थ का सरफेस है ना वहाँ पे भी एक बैलेंस का मैकेनिज्म चलता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। टेम्परेचर, जो इंसोलेशन का जो इंटरेक्शन होता है अर्थ के सरफेस पे उसकी वजह से क्या होता है, हीट क्रिएट होता है, ठीक है। और उस हीट को कैसे मेजर करते हैं, उसे टेम्परेचर के फॉर्म में मेजर करते हैं, ठीक है। टेम्परेचर क्या, जो हीट होता है वो क्या होता है, जनरली जो किसी भी सब्सटेंस में जो पार्टिकल्स है उसके मॉलिक्यूलर मूवमेंट को रिप्रेजेंट करता है हीट, ठीक है। हमें पता है ना कि अगर कोई चीज़ बहुत ठंडी है तो उसके मॉलिक्यूलर मूवमेंट उतने ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि मान लो कि
जैसे कि हम एक अगर वाटर का एग्जांपल ले ले, तो अगर वो सॉलिड फॉर्म है तो उसका मॉलिक्यूलर मूवमेंट बिल्कुल कम होता है, वो एकदम कॉम्पैक्ट होता है। बट जब वो उससे हम गर्म करते हैं तो जब वो लिक्विड बनता है तो उसके मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स बढ़ जाते हैं, और जब उसे और भी हीट किया जाता है और वो गैस बन जाता है, उसके मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो उसके जो पार्टिकल्स के जो मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स होते हैं ना, उसको हीट जो है उसे ही रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो जो और हीट को हम किस चीज़ से मेजर करते हैं? टेम्परेचर से मेजर करते हैं। ठीक है, टेम्परेचर क्या मेजर करता है? कोई भी चीज़ या कोई भी जगह कितने डिग्री ऑफ उसकी हीट जो है वो कितना डिग्री हॉट है या कितना डिग्री कोल्ड है, तो इससे ये रिप्रेजेंट किया जाता है, इससे ये मेजर किया जाता है। ठीक है, तो हमें पता है कि अगर टेम्परेचर भी है तो कुछ फैक्टर्स होंगे जो इस टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल करते होंगे। वो फैक्टर्स क्या है? वो फैक्टर देखो, द टेम्परेचर ऑफ एयर एट एनी प्लेस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, किस चीज़ से इन्फ्लुएंस होते हैं? जो फैक्टर्स होंगे उनसे इन्फ्लुएंस होंगे। पहला क्या है? लैटिट्यूड ऑफ द प्लेस। ठीक है, ये तो मैंने पहले आपको डिस्क्राइब किया है, बट स्टिल अभी भी करूँगी। द एल्टीट्यूड ऑफ द प्लेस, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, द एमा सर्कुलेशन, द प्रेजेंस ऑफ वार्म एंड कोल्ड ओशन करेंट्स एंड द लोकल एस्पेक्ट्स, कुछ लोकल एस्पेक्ट्स भी होते हैं। ठीक है, लैटिट्यूड कैसे इम्पेक्ट करता है ये अभी हम देखते हैं। हम मान लेते हैं ये अर्थ का सरफेस है। ठीक है, ये है इक्वेटर, ये ट्रॉपिक्स हैं। ठीक है, इधर पोलर एरियाज हैं। ठीक है, सब ट्रॉपिक, पोलर, ये सारे एरियाज हैं। ठीक है, अब हम मान लेते हैं ये सन है। ठीक है, अब मैं ना इनका कलर चेंज कर देती हूँ ताकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ना हो। ठीक है, अब सोलर इंसोलेशन आ रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है? वर्टिकल, यहाँ पे वर्टिकल। ठीक है, तो वर्टिकल हो रहा है, तो यहाँ पे जो हमारा एटमॉस्फेयर है, मान लीजिए ये एटमॉस्फेयर है, तो इसमें से क्या हो रही है? इसको इतना डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है, तो इतनी डिस्टेंस में इसका एब्जॉर्प्शन हो रहा है। जो एब्जॉर्ब करते हैं ना, जैसे स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर है वो कुछ एब्जॉर्ब कर लेता है, यूवी रेज वगैरह को फिल्टर कर देता है। तो और भी कुछ पार्टिकल्स होते हैं जो मतलब एटमॉस्फेयर में वो एब्जॉर्ब करते हैं, जैसे क्लाउड है तो क्लाउड एब्जॉर्ब करता है, तो ऐसे यहाँ पे इंसोलेशन पहुँचता है। ठीक है, लैटिट्यूड पे डिपेंड करता है। अब जैसे इक्वेटर है, यहाँ पे क्लाउड ज़्यादा होता है तो यहाँ पे इंसोलेशन कम हो पाता है, जबकि यहाँ पे वर्टिकल रेज आ रही हैं। ठीक है, ट्रॉपिक्स में इंसोलेशन ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू इक्वेटर। अब हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो हम ये देख रहे हैं कि जो रेज है ना वो स्लैंटिंग होता जा रहा है। ठीक है, अब स्लैंटिंग हो रहा है तो क्या हो रहा है? ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है एटमॉस्फेयर का। जितना ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है एटमॉस्फेयर का, उतना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो रहा है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन, स्कैटरिंग वगैरह सारे फेनोमेनाज होंगे जो भी इम्पैक्ट करते हैं इसको। तो क्या होगा? इंसोलेशन यहाँ पे कम पहुँच पाएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे हम इक्वेटर से आगे बढ़ते हैं ना, इंसोलेशन क्या होता है? कम होता है। ठीक है, मतलब जो अर्थ तक पहुंच पाता, अर्थ के सरफेस तक इंसोलेशन वो कम पहुंच पाता। जैसे जैसे हम ये इक्वेटर से आगे बढ़ते, चाहे वो नॉर्थ की तरफ बढ़े चाहे वो साउथ की तरफ बढ़े। ठीक है, तो ऐसे जो है वो लैटिट्यूड इम्पैक्ट करता है। आगे बढ़े, दूसरा जो फैक्टर है जो इम्पैक्ट करता है इंसोलेशन को, वो क्या है? एल्टीट्यूड है। ठीक है, मतलब हीट टेम्परेचर को, वो क्या है? एल्टीट्यूड है। एल्टीट्यूड कैसे इम्पैक्ट करता है अभी देख के हम समझते हैं। हम मान लेते हैं ये सी लेवल है। ठीक है, और ये एल्टीट्यूड है, मतलब मान लेते हैं कोई माउंटेन है समथिंग। ठीक है, अब हमें पता है कि जो अर्थ है इसके ऊपर जो एटमॉस्फेयर होता है, तो अर्थ क्या करते हैं? हीट रेडिएट करता है। ठीक है, हीट रेडिएट करता है जो अर्थ, तो नीचे से भी एटमॉस्फेयर गर्म होता है। ठीक है, तो जो सरफेस है वो कैसे गर्म हो रहा है? वो जो रेडिएट बैक कर रहा है हीट को, उससे भी गर्म हो रहा है। ठीक है, क्योंकि जैसे इंसोलेशन हुआ ना, इंसोलेशन जैसे ही रीच करता है तो सरफेस गर्म होता है। ठीक है, और फिर वो रेडिएट बैक करता है जिससे नीचे का एटमॉस्फेयर गर्म होता है। अब ये वो जो सरफेस है ये ज़्यादा गर्म है, तो इसके जो आसपास के एरियाज़ होंगे ना ये ज़्यादा गर्म होंगे, जो सी लेवल पे एरियाज़ होंगे वो ज़्यादा गर्म होंगे। अब यहाँ से हीट रेडिएट हो रहा है, तो आप खुद समझो कि जो नीचे है वो ज़्यादा गर्म, उससे थोड़ा कम यहाँ, उससे थोड़ा कम यहाँ, उससे थोड़ा कम यहाँ, ऐसे करके, क्योंकि यहाँ से हीट ट्रांसफ़र हो रहा है धीरे धीरे। तो इसलिए क्या होता है, जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है वैसे वैसे क्या होता है कि हीट कम होता चला जाता है, टेम्परेचर कम होता चला जाता है। इसीलिए एल्टीट्यूड
इम्पैक्ट करता है, क्योंकि एल्टीट्यूड मतलब क्या होता है, जैसे जैसे हम ऊंचाइयों पे बढ़ते हैं तो जैसे जैसे एल्टीट्यूड इंक्रीज़ होता है वैसे वैसे टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज़ होता है। और तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हीट जो है वो लैप्स हो रहा है, ठीक है। तो इसका जो ये जो नॉर्म इसे एक जो मतलब इसका जो नॉर्मल लैप्स रेट है वो क्या है, 6.5 डिग्री सेल्सियस, 6.5 डिग्री सेल्सियस पर 1000 मीटर, मतलब 1 किलोमीटर, ठीक है। जो रेट होता है, जिस रेट से जो हाइट बढ़ने पे जो टेम्परेचर डिक्रीज होता है उसे हम क्या कहते हैं, नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं। और यही है ये नॉर्मल लैप्स रेट, 6.5 डिग्री सेल्सियस पर 1000 मीटर, ठीक है। ये आपको याद रखना है। नॉर्मल लैप्स रेट क्या होता है, नॉर्मल लैप्स रेट 6.5 डिग्री सेल्सियस पर 1000 मीटर, ये याद रखना है, कभी क्वेश्चन आ सकते हैं इसके ऊपर। जो थर्ड फैक्टर है वो क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द सी। क्या होता है इसमें, हमें पता है जो वाटर बॉडीज़ होती हैं वो धीरे धीरे गर्म होती है और धीरे धीरे ठंडी होती है, लेकिन जो लैंड होता है वो जल्दी से गर्म हो जाता है और जल्दी से ठंडा हो जाता है, ठीक है। तो जब लैंड जल्दी से गर्म हो जाता है तो क्या होता है, इसके ऊपर जो एयर मास है वो भी गर्म हो जाता है, और जब ये गर्म हो जाता है एयर मास तो वो गर्म होने के बाद ऊपर की तरफ जाता है, तो वहाँ पे वैक्यूम क्रिएट होता है या लो प्रेशर जनरेट होता है। तो जो वाटर बॉडीज़ के ऊपर जो एयर होते हैं वहाँ पे हाई प्रेशर होता है, वो वहाँ से लो प्रेशर वाले एरिया को फिल करने के लिए आते हैं, और जब वो वहाँ पे लो प्रेशर वाले एरिया को फिल करने आते हैं तो क्या लाते हैं, खुद के साथ मॉइस्चर लाते हैं, और वो जो हवाएं होती है ना वो ठंडी होती है जो सी के ऊपर से आती है, ठीक है। तो अगर सी के आसपास के जो एरियाज है इसी की वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वेदर नहीं होता है, क्योंकि सी तो वैसे ही खुद ब खुद धीरे धीरे स्लोली हीट मतलब दिन भर में वो बहुत धीरे धीरे गर्म होती है और रात को वो धीरे धीरे हीट लूज करती है, तो एक मॉडरेट टेम्परेचर बना रहता है, ठीक है। और जो क्या कहते हैं लैंड ब्रीज होता है, मतलब जो वहाँ पे जो जैसे अगर लैंड अगर गर्म बहुत ज़्यादा हो गया तो वहाँ पे जो लो प्रेशर जनरेट होता है वहाँ पे जो सी के ऊपर से जो ठंडी हवाएं आती है उसको फील करती है। तो इस तरह से क्या होता है ना कि जो सी के आसपास के एरियाज होते हैं वो क्या होते हैं, ठंडे होते हैं, मॉडरेट होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम नहीं होता है वहाँ का वेदर, ठीक है। समझ गए आप लोग, ठीक है। तो जो लैंड ब्रिज होता है वो क्या होता है, जब लैंड की तरफ से हवा सी की तरफ जाती है तो उसको लैंड ब्रिज कहते हैं, और जब सी की तरफ से हवा लैंड की तरफ जाती है तो क्या होता है, उसे सी ब्रिज कहते हैं। तो इस तरह से जो एक्सचेंज ऑफ हीट हो रहा है उसकी वजह से टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है जो सी के आसपास के एरियाज होते हैं। अब सी के आसपास के एरियाज मॉडरेट होते हैं, और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है सी से वैसे वैसे टेम्परेचर थोड़ा सा एक्सट्रीम होता चला जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जो फोर्थ फैक्टर है जो इम्पैक्ट करता है वो क्या है, एयर मास एंड ओशन करंट है, ठीक है। ये कैसे इम्पैक्ट करता है, क्या होता है, जैसे लैंड ब्रिज और सी ब्रिज काम करता है वैसे ही क्या होता है, एयर मासेस भी काम करते हैं। अब जहाँ पे गर्म हवाएं चलती है, जहाँ पे वार्म एयर मासेस होते हैं, जहाँ पे जिन जगहों पे वार्म एयर मासेस का इन्फ्लुएंस होता है वहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है, हाइयर होता है, और जिन जगहों पे कोल्ड एयर मासेस का इन्फ्लुएंस होता है वो टेम्परेचर क्या होता है, रिलेटिवली ठंडा होता है, ठीक है। इसी तरह ओशन करंट भी इम्पैक्ट डालते हैं, ठीक है। कैसे, जो जगहें ऐसे कोस्ट पे होती है जहाँ पे कि वार्म ओशन करंट फ्लो करता है तो वो एरिया कंपैरेटिवली गर्म होती है, ठीक है। और जो एरियाज उन कोस्ट पे के आसपास लोकेट करती है जहाँ पे कोल्ड करंट्स फ्लो करते हैं वो एरियाज क्या होते हैं, कंपैरेटिवली ठंडे होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जो इम्पैक्ट करते हैं टेम्परेचर को। क्या क्या थे, फर्स्ट था लैटिट्यूड, सेकेंड वॉज द एल्टीट्यूड, थर्ड डिस्टेंस फ्रॉम द सी, एंड फोर्थ वॉज एयर मास एंड ओशन करंट, ठीक है। समझ में आ गया आपको। अब हम देखेंगे, आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, कैसे कैसे टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर हम कैसे देखते हैं, ये देखिए, ये जो मैप है ये आइसोथर्म को शो करता है। आइसोथर्म्स क्या होते हैं, आइसोथर्म्स आर लाइंस जॉइनिंग प्लेसेस हैविंग इक्वल टेम्परेचर। जिन जिन जगहों के इक्वल टेम्परेचर होते हैं ना उनको एक लाइन से जोड़ा जाता है, जिसे क्या कहते हैं, हम आइसोथर्म्स कहते हैं, ठीक है। ये देखो आप, ये जो डेविएशन है ना, डेविएशन जो है आइसोथर्म का, ये हम देखेंगे ये जनवरी का है, ठीक है। तो जुलाई के कंपैरिजन में जनवरी में ज़्यादा प्रोनाउंस्ड होते हैं ये डेविएशन, आप देख सकते हो यहाँ पे, ये जनवरी का, इसे देख लो आप, और अब आप देखोगे जुलाई का,
ये देख लो जुलाई के कंपैरिजन में ज़्यादा है डेविएशन जनवरी में। और हम ये भी देखेंगे जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, अब देखो यहाँ पे सदर्न हेमिस्फेयर में बिल्कुल ही पैरेलल है, लेकिन जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ज़्यादा डेविएशन है, चाहे हम जुलाई का देखें या फिर हम जनवरी का देखें। देखो सदर्न हेमिस्फेयर के कंपैरिजन में नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ज़्यादा डेविएशन है। क्यों ज़्यादा डेविएशन है? क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में लैंड मासेस ज़्यादा है, ठीक है, तो कहीं पे लैंड है, कहीं पे ओशन है, कहीं पे लैंड है, कहीं पे ओशन है, इसलिए डेविएशन होता है, ठीक है। और जो सदर्न हेमिस्फेयर है वहाँ पे मोस्टली वाटर बॉडी ही है, आप देख सकते हो, मतलब है लैंड कॉन्टिनेंट्स भी हैं लेकिन कम है इन कम एज कम्पेयर टू नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, इसलिए यहाँ पे डेविएशन कम होता है, ठीक है। अब हम इसमें देखते हैं ये जनवरी का है। जनवरी में क्या होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में विंटर होता है, ठीक है, तो लैंड मास क्या है, बहुत ठंडा होता है, ठीक है। लेकिन जो अटलांटिक ओशन, देखो जो अटलांटिक ओशन है इसमें क्या है, ये नॉर्थ की तरफ ज़्यादा डेविएशन है, और जो कॉन्टिनेंट है उसमें साउथ की तरफ डेविएशन ज़्यादा है। तो क्या हो रहा है कि जो कॉन्टिनेंट्स है, जनवरी का महीना है तो कॉन्टिनेंट जो है वो क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के ठंडे हैं, ठीक है, बट जो ओशन है वो क्या है, वो जो अटलांटिक ओशन है यहाँ पे क्या होता है ना कि यहाँ पे वार्म ओशन करंट्स होते हैं, लाइक गल्फ स्ट्रीम है, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है, जिसकी वजह से जो ओशन है वो कंपैरेटिवली वार्मर है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू द लैंड ये वार्मर है, इसलिए जो ये आइसोथर्म है ना ये नॉर्थ की तरफ डेविएट हो रहे हैं। और जो जहाँ जहाँ कॉन्टिनेंट है, यहाँ हो या यहाँ हो, यहाँ पे क्या टेम्परेचर बहुत डाउन है, तो इसकी वजह से जो आइसोथर्म्स हैं वो साउथ की तरफ डेविएट हो रहे हैं, ठीक है, क्लियर है। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि जनवरी का महीना है, लैंड्स पे ठंडियाँ हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ठंडा होता है मौसम जनवरी के टाइम पे, और इसलिए क्या हो रहा है, जो लैंड्स है वहाँ पे डेविएशन साउथ की तरफ है, और जो ओशन है उस पर डेविएशन नॉर्थ की तरफ है, क्योंकि यहाँ पे अटलांटिक ओशन में क्या है, वार्म ओशन करंट है, जिसकी वजह से ये एरिया जो है वो कॉन्टिनेंट के कंपैरिजन में वार्म है, इसलिए यहाँ का डेविएशन कहाँ है, नॉर्थ की तरफ है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर क्या होता है, ठीक है। हमने क्या देखा था कि ये सी लेवल है और ये एल्टीट्यूड है, ठीक है, तो जैसे जैसे ऊपर जाते हैं हम, एल्टीट्यूड जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं, हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, ठीक है। लेकिन कभी कभी ये सिचुएशन क्या हो जाता है ना, रिवर्स हो जाता है, ठीक है। कैसे रिवर्स हो जाता है, कभी कभी क्या होता है ना कि जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है, ठीक है। ये कब होता है, ये विंटर की नाइट में होता है, ठीक है। कभी अगर इसमें कुछ फैक्टर्स हैं जो होने ज़रूरी हैं इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर के टाइम के लिए, क्या होता है, आपका लॉन्ग विंटर नाइट होना चाहिए, ठीक है, लॉन्ग विंटर नाइट होना चाहिए, ठीक है, स्काई क्लियर होना चाहिए, क्लियर स्काई, ठीक है। और थर्ड क्या है, हवा शांत होनी चाहिए, ठीक है, स्टिल एयर। इस सिचुएशन में क्या होता है कि पूरे दिन जो अर्थ हीट होता है ना वो रात को रेडिएट करती है, ठीक है, और जब रात को हीट रेडिएशन होता है तो धीरे धीरे क्या होता है, मौसम तो ठंडा है, विंटर है, ठीक है, तो यहाँ से हीट रेडिएट होके ये अपर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर को या एयर मास को ये क्या करते हैं, गर्म करते हैं, मतलब यहाँ से हीट रेडिएट हो रहा है और ये गर्म हो रहा है, और सुबह तक क्या हो जाता है ना, जैसे सुबह होती है तब क्या होता है कि जो लैंड है वो ठंडा हो जाता है, ठीक है। अब लैंड ठंडा, क्योंकि सारा हीट तो रेडिएट हो गया तो लैंड क्या हो गया, ठंडा हो गया, लेकिन अभी ऊपर जो एयर मास है वो अभी गर्म है, ठीक है, तो अभी इधर ज़्यादा हीट है, उससे कम हीट यहाँ है, उससे कम हीट यहाँ है, उससे कम हीट यहाँ, और लैंड जो अल्टीमेटली बहुत ठंडा है, तो क्या हो रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा है डाउनवर्ड, जबकि टेम्परेचर को ऊपर जाते वक्त इंक्रीज़ होना चाहिए था, डिक्रीज़ होना चाहिए था, ठीक है। टेम्परेचर जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ता है टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है, लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा है, और अल्टीमेटली लैंड जो है वो बिल्कुल ठंडा है। ये जनरली जो पोलर एरियाज है ना वहाँ पे ये फेनोमेना बहुत कॉमन है, ठीक है, इसे ही क्या कहते हैं हम, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब क्या ये जो इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर है इससे जो एटमॉस्फेयर का जो लोअर लेयर है उसमें स्टेबिलिटी आती है, ठीक है। अब मान लो कि
इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर हो रहा है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है ना, जो स्मोक है, डस्ट पार्टिकल्स है, वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं, ठीक है। और फिर ये क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टली फैलते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जब नेक्स्ट मॉर्निंग डेंस फॉग होता है, ठीक है। जनरली ये विंटर सीजन में ये कॉमन फीचर होता है। तो जब इन्वर्जन ऑफ एक मिनट सॉरी हाँ, तो जब इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर होता है तो उसमें सबसे कॉमन फेनोमेना क्या है कि दूसरे दिन मॉर्निंग में क्या होगा, डेंस फॉग होंगे। ये कुछ घंटों तक ही रुकता है। फिर जब सनराइज होता है और जब सन अर्थ को फिर से नीचे से गर्म करने लग जाता है, तो फिर से क्या होता है, ये फेनोमेना ख़त्म हो जाता है, क्योंकि नीचे फिर गर्म होने लग गया टेम्परेचर, और फिर जैसे जैसे ऊपर जाते हैं टेम्परेचर उसका कम होता है और ये फिर से नॉर्मल हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जब ये इन्वर्जन एक मिनट जब ये इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर माउंटेन या हिल्स पे होता है, तो उसमें क्या होता है कि मान लेते हैं ये माउंटेन है, ठीक है, ये यहाँ पे वैलीज हैं। तो क्या होता है कि रात को जब यहाँ पे हवाएं ठंडी होती है, तो ठंडी हवा हमें पता है कि वो भारी होती है, डेंस होती है, ठीक है। तो वो क्या होता है ना, ग्रेविटी की वजह से ये नीचे आ जाती है, ठीक है। ये उस टाइम पे वाटर की तरह बिहेव करती है और ये नीचे फ्लो हो जाती है, जो हैवी हवा होती है ग्रेविटी के इम्पैक्ट में, ठीक है, ठंडी हैवी हवा। अब यहाँ पे कोल्ड एयर जो है, ये वैली में कोल्ड एयर ने अपना लेयर बना लिया, कोल्ड एयर है। अब इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर वार्म लेयर है, ठीक है, वार्म एयर का लेयर है। तो ये जो कोल्ड एयर का लेयर जो यहाँ पे आ जाता है और ये एक लेयर बना देता है, इससे क्या होता है, इसे इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इसे हम एयर ड्रेनेज कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे, एयर ड्रेनेज, एयर ड्रेनेज, ठीक है। और इसका क्या फ़ायदा होता है ना, ये प्लांट्स को फ्रॉस्ट डैमेज से बचाती है, ठीक है। तो इसका एक ये भी फ़ायदा है, ठीक है। तो इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप कि आप लोगों को सारे टर्म्स बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझाने की, बट स्टिल अगर आपको कोई डाउट्स रह जाता है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझसे वो डाउट्स क्लियर कर लें। आप डाउट्स लिखेंगे, मैं आपको सारे डाउट्स क्लियर करूँगी, ठीक है। तो इस चैप्टर के लिए इतना ही। अब हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए थैंक यू।